हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। लास्ट क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट जो होते हैं वो 7 होते हैं। आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5? सबसे पहले होता है अनुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। सबसे पहले अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है हमारे संतुलन यानी कि बैलेंस। दबाव, एम्फेसिस। दबाव, एम्फेसिस, लय, रिदम, अनुरूपता, अनुरूपता, हार्मनी। ये जो 5 है ये कला के सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करें तो 5 प्रिंसिपल होते हैं आर्ट के। कौन कौन से? अनुपात, संतुलन, दबाव, लय और अनुरूपता। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम, हार्मनी। ये जो पांचों ही प्रिंसिपल्स है इनका गृह सज्जा में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें अनुपात की तो अनुपात क्या होता है? एक तरह से ये हमारे जो भी आकार, रेखा, रंग, बनावट है उनके बीच में एक बैलेंस होता है, एक संबंध होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि गृह सज्जा में इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो अगर जो गेट है मान लो, तो गेट एक उचित ऊंचाई से ज्यादा अगर ऊंचा रख दिया जाए और उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो तो कैसा लगेगा दिखने में? बिल्कुल ही सही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो अनुपात है वो सही नहीं है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है चौड़ाई के मुकाबले। इसी तरह से अगर हम कमरे की बात करें तो अगर एक कमरा बहुत ज्यादा लंबा है और उसकी चौड़ाई बहुत कम है, या फिर चौड़ाई बहुत ज्यादा है लंबाई बहुत कम है, तो ऐसा कमरा देखने पर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? हमें अनुपात जरूरी है। नेक्स्ट है संतुलन यानी कि बैलेंस। कोई भी जब हम गृह सज्जा की बात करते हैं तो गृह सज्जा के अंदर जब भी हम सजावट करते हैं, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के इस साइड में हम क्या करें? कोई एक सजावटी चीज लगा दें और दूसरी साइड पे कोई सजावटी चीज लगा दें, तो उससे क्या होगा? अगर वो बैलेंस में होगी यानी कि संतुलन में होगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन एक तरफ बहुत ज्यादा बड़ी लगा दें, एक तरफ बहुत ज्यादा छोटी लगा दें, तो उसको हम अनौपचारिक संतुलन कहते हैं, और दोनों तरफ अगर एक जैसी लगाएं तो उसको हम औपचारिक संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट है दबाव, इफेसिस। दबाव क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को हमें ज्यादा दिखाना। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा उभर के वो सामने आए, उसके लिए हमें उसके आसपास की जो सज्जा है, जो बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा और उस चीज को हमें थोड़ा ज्यादा उभार कर दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस दीवार ये जो बोर्ड है इसके ऊपर हमें कोई एक सजावट करनी है जिसमें हमें एम्फेसिस को क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारी जो छोटी छोटी मान लो पिक्चर्स है उनको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ही हम इस बोर्ड के ऊपर देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड लाइट है और हमारा ध्यान डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा? जो यहाँ पर ड्रॉइंग की हुई है उन्हीं पर जाएगा। फिर नेक्स्ट है लय, रिदम। लय क्या होती है? जो जब भी हम गृह सज्जा करते हैं तो उसमें जब हम जो भी सजावट है उसका जो हम रिपीटेशन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? लय कहेंगे। यानी कि किसी भी चीज को रिपीट करना। अब रिपीट करने के लिए जैसे मान लो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स चिपकानी है, तो वो पिक्चर से एक उचित दूरी और उचित दूरी में हमें क्या करना है? उन पिक्चर को चिपकाना है। अगर मान लो पिक्चर हमारे पास ऐसी है कि छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो एक तो हमने इस तरह से लगाई, एक हमने यहाँ पर छोटी लगा दी, यहाँ बड़ी लगा दी, यहाँ फिर छोटी लगा दी, यहाँ फिर इससे बड़ी लगा दी, यहाँ पर इससे बड़ी लगा दी, तो इसको देख करके ही हमें कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन अगर हम इस वाली चीज को देखेंगे तो ये हमें अच्छा लगेगा। यानी कि ये क्या है? एक रिदम है, एक लय है। नेक्स्ट है अनुरूपता, हार्मनी। यानी कि जब भी हम गृह सज्जा की बात करते हैं तो गृह सज्जा में क्या होनी चाहिए? अनुरूपता होनी चाहिए। जो भी हम सजावट कर रहे हैं उसमें अनुरूपता होनी चाहिए। तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स है
हमारे आर्ट के, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास अनुपात, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अनुपात को हम संबंधों का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि संबंधों का नियम क्या है। आपके ऑप्शन आ सकते हैं, अनुपात है, अनुरूपता है, दबाव है, संतुलन है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अनुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। यानी कि प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे? संबंधों का नियम। संबंधों का नियम। अगर हम अनुपात की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि ये अनुपात में है या नहीं है। और उसी तरह से हम क्या करते हैं, गृह सज्जा के अंदर भी अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर दो पिक्चर ड्रॉ किए हैं। अब आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो लंबाई है, जो गैप हमने छोड़ा है इन रेखाओं के बीच में, वो इक्वल है एक अनुपात में, जबकि यहाँ पर जो गैप है वो एक अनुपात में नहीं है। तो ये क्या है? ये है अनुपात, और इसको हम अनुपात नहीं मानेंगे, यहाँ पर अनुपात नहीं है। तो इसी तरह से जो अनुपात है उसका हम गृह सज्जा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें रेखाओं की, आकार की, स्थान की, रंग की, प्रकाश की, तो इन सारी चीजों का ही जो गृह सज्जा है उसमें अनुपात में ही, उचित अनुपात में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर हम उचित अनुपात में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो सज्जा है वो सुंदर नहीं दिखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये अनुपात होता है इसमें क्या क्या आता है, यानी कि अनुपात में रेखाएं, हम किस तरह से अनुपात क्रिएट करेंगे। तो अनुपात में रेखाएं, यानी कि रेखाओं में किस तरह से अनुपात क्रिएट करेंगे। अनुपात में रेखाएं, यानी कि हम लाइंस के माध्यम से अनुपात किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो जो गृह सज्जा है उसमें अगर हम, जैसे मान लो पर्दे हैं, अगर हमारा जो कमरा है उसकी जो हाइट है वो कम है, तो हमें किस तरह के पर्दे लगाने हैं? जो लंबी लाइनिंग वाले, जो खड़ी लाइनिंग के पर्दे हैं, हमें इस तरह की सज्जा करनी है। इससे क्या होगा? हमारा कमरा जो है वो हमें लंबा दिखेगा। अगर मान लो हमारा जो कमरा है वो लंबा जाता है तो हमें किस तरह की जो सज्जा है उसको इस्तेमाल करना है? हमें इस तरह की जो आड़ी लाइनों वाली सज्जा है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा? हमें हमारे कमरे के चौड़े होने का भ्रम होगा। तो इस तरह से अनुपात में रेखाओं का इस्तेमाल हमें गृह सज्जा के अंदर करना होता है। यहाँ पर जो रेखाएं हैं, जैसे खड़ी रेखा है तो उससे वस्तु कैसे दिखेगी? हमें बड़ी दिखाई देगी, और आड़ी रेखा है तो उससे हमें वस्तु जो है वो चौड़ाई में दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुपात में दूरी। अनुपात में दूरी, अनुपात में दूरी। अगर हम दूरी की बात करें तो जब हम कोई भी सजावट कर रहे हैं, जैसे कोई कमरा है उसके अंदर अगर हम फर्नीचर सेट कर रहे हैं तो हमें एक उचित दूरी रखनी जरूरी है। अगर मान लो हम फर्नीचर सेट करते टाइम उनके बीच में अगर उचित दूरी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो चीज हमें दिखने में बड़ी अजीब सी दिखेगी, यानी कि हमने उसमें जो अनुपात है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। हमने जो चीजें रखी है वो एक उचित अनुपात में नहीं रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपात में दूरी, यानी कि दूरी के रूप में भी हमें अनुपात जो है वो गृह सज्जा में ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है अनुपात में माप। अनुपात में माप, अगर हम माप की बात करें कि अनुपात में माप, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? जैसे मान लो कोई भी हमारा एक बेड है या एक दीवान है, उसकी जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है और जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। वो दिखने में कैसा लगेगा? वो बिल्कुल बेकार सा लगेगा, क्योंकि उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है और चौड़ाई कम है। तो हमें क्या करना है? उसका जो माप है उसमें भी अनुपात होना चाहिए। हमारी जो लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो सही होना चाहिए, तभी वो जो बेड है या जो दीवान है वो हमें दिखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जो है
हम अनुपात में माप, अनुपात में दूरी और अनुपात में रेखाओं के रूप में हम क्या करते हैं, अनुपात का इस्तेमाल गृह सज्जा के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात आती है संतुलन की। सेकंड नंबर पर क्या आ जाता है हमारे पास, संतुलन। सेकंड नंबर पर आता है संतुलन यानी कि बैलेंस। आपने सीशो एक खेल देखा होगा जिसमें क्या होता है, इस तरह से इक्वल, यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक बच्चा बैठा है और यहां पर दूसरा बच्चा बैठा है। तो ये क्या है, ये जो शीशु है ये एक सीध में हमें दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, संतुलन है, क्योंकि इन दोनों बच्चों का वजन एक जैसा है। जैसे ही एक बच्चा भारी और एक बच्चा हल्का बैठेगा तो जहां पर भार ज्यादा होगा वहां से वो इस तरह से झुक जाएगा, यानी कि अब ये बैलेंस में नहीं रहेगा। तो इसी तरह से हमें गृह सज्जा के अंदर भी क्या करना है, हमें चीजों को बैलेंस में करना है। और बैलेंस जो है वो कितने तरह का होता है, एक होता है औपचारिक, जिसको हम फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल बैलेंस, और दूसरा होता है अनौपचारिक, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल बैलेंस। अनौपचारिक जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल बैलेंस। अगर हम बात करें औपचारिक की यानी कि फॉर्मल बैलेंस की, तो मान लो हमने, ये हमारी दीवार है, इस दीवार के ऊपर हमें सजावट करनी है, हमने यहाँ पर एक फोटो फ्रेम लगाया, इसके दोनों तरफ हमने एक जैसे फोटो फ्रेम लगा दिया। ये क्या है, हमारा औपचारिक संतुलन है, यानी कि जो सेंटर है उसके दोनों तरफ जो चीजें हैं वो सेम है और एक जैसी है और एक जितनी। अगर हम बात करें इनफॉर्मल बैलेंस की, तो इनफॉर्मल बैलेंस के अंदर क्या होता है कि हमें इस तरह से चीजों को व्यवस्थित करना है कि वो दिखने में तो सुंदर हो, लेकिन वो दोनों तरफ सेम नहीं होगी। एक तरफ हम ये लगा रहे हैं और एक तरफ हम ये लगा रहे हैं। ये क्या है, हमारा इनफॉर्मल बैलेंस है, यानी कि जो औपचारिक संतुलन है वहां पर जो केंद्र बिंदु है उसके दोनों तरफ समान दूरी पर और समान जो एक जैसी चीजें हैं उनको लगाया जाता है। ऐसी सज्जा को हम क्या कहते हैं, औपचारिक संतुलन, या फिर इसको सम संतुलन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें अनौपचारिक संतुलन की, तो अनौपचारिक संतुलन क्या होगा, इसको हम असम्मितीय या अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। अनौपचारिक संतुलन को क्या कहेंगे, असम्मितीय, असम्मितीय या फिर अव्यवस्थित, अव्यवस्थित संतुलन भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये अव्यवस्थित है, लेकिन ये दिखने में हमें व्यवस्थित लग रहा है। तो ये क्या है, औपचारिक संतुलन है, और ये क्या है, हमारा अनौपचारिक संतुलन है। तो इस तरह से हम जो संतुलन है उसको क्रिएट करते हैं गृह सज्जा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लय की यानी कि रिदम की। थर्ड नंबर पर हमारा प्रिंसिपल आता है लय यानी कि रिदम। लय यानी कि रिदम। यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो आपके इस तरह से आ सकता है कि इनमें से कौन सा कला का सिद्धांत है या कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है। पहला क्वेश्चन तो आपके इस तरह से आता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि संबंधों का नियम किसको कहते हैं, तो हम किसको कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे संतुलन में से औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन में से। और चौथा क्वेश्चन आता है लय का, यानी कि इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी एक डिजाइन को हम एक लय के अंदर जो है उसको एक रिपीटेशन देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लय कहेंगे। यानी कि कोई एक डिजाइन है उसको हम समान दूरी पर और इस तरह से हम उसको बार बार रिपीट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, लय कहेंगे। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से आता है, यानी कि डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे रिदम की। अब जो रिदम है वो क्या है, वो रेखा, आकार, आकृति, किसी का भी रिपीटेशन हो सकता है। रेखाओं का रिपीटेशन हो सकता है, आकार का रिपीटेशन हो सकता है, आकृति का रिपीटेशन हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिदम कहेंगे, लय कहेंगे। अब जो ये रिदम और लय है ये कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक नियमानुसार और एक होती है स्वच्छंद लय। एक होती है नियमानुसार, नियमानुसार लय, और दूसरी होती है स्वच्छंद लय।
एक होती है नियमानुसार लय, दूसरी होती है स्वच्छंद लय। अगर हम बात करें नियमानुसार लय की, तो ये जो है इसको हम नियमित लय भी कहते हैं, नियमानुसार लय को। और इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी इकाई को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी आकृति को बार बार एक नियमित अंतराल पे इसमें दोहराया जाता है, यानी कि नियमित अंतराल पर दोहराना। क्योंकि जो रिपीटेशन है या जो दोहराना है उसी को ही हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। यानी कि किसी भी रंग को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी आकार को, किसी भी आकृति को, रेखा को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, उसे ही हम लय कहते हैं। तो यहाँ पर जो नियमानुसार लय है उसको हम नियमित लय भी कहते हैं। यहाँ पर नियमित अंतराल पर जो आकार, आकृति, रेखा जो है उसको दोहराया जाता है, इसलिए इसको हम नियमानुसार लय कहते हैं। जब हम बात करें स्वच्छंद लय की, तो यहाँ पर जो स्वच्छंद लय है उसके अंदर हम अनियमित दूरी का प्रयोग करते हैं, यानी कि अनियमित दूरी। यहाँ पर भी रिपीटेशन होगा, लेकिन यहाँ पर नियमित दूरी नहीं होगी, यहाँ पर अनियमित अंतराल पर जो दोहरान होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्वच्छंद लय कहेंगे। अब जो लय है उसको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं लय को प्राप्त करने के, तो यहाँ पर हम देखते हैं आकार की पुनरावृत्ति द्वारा लय प्राप्त करने के तरीके। लय प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से तरीके द्वारा जो लय है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आकार की पुनरावृत्ति, यानी कि हम बार बार उसी आकार को रिपीट करके लय को प्राप्त कर सकते हैं। आकार की पुनरावृत्ति, आकार की पुनरावृत्ति द्वारा लय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा। आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा, नियमानुसार वृद्धि द्वारा हम लय प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर जो लय है आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा इस तरह की लय मुझे यहाँ पर प्राप्त करनी है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने छोटा फ्लावर लिया, फिर इससे बड़ा लिया, फिर इससे बड़ा लिया, फिर इससे बड़ा लिया, फिर इससे बड़ा लिया। तो इस तरह से ये क्या है, हमारी आकार में हम नियमानुसार वृद्धि करते हुए लय को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास रेखाओं की सरल, संयुक्त और निरंतर गति द्वारा। रेखाओं की सरल, संयुक्त व नियमित गति द्वारा, यानी कि जो रेखाएं हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, लय को प्राप्त कर सकते हैं नियमित गति द्वारा। यानी कि जो रेखाएं हैं उनकी सरल, संयुक्त और निरंतर गति द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लय को प्राप्त कर सकते हैं निरंतर गति द्वारा। नेक्स्ट है रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता द्वारा। रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता द्वारा, यहाँ पर हम जो रेखा और नमूने हैं उसके स्थानांतरण द्वारा भी लय को प्राप्त कर सकते हैं। रेखाओं की विपक्षता द्वारा, यानी कि अपोजिशन ऑफ लाइन, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, लय को प्राप्त कर सकते हैं। रेखाओं की विपक्षता द्वारा, रेखाओं की विपक्षता द्वारा जो लय है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लय जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनुरूपता। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनुरूपता 4 नंबर पर। अनुरूपता, जिसको हम क्या कहेंगे, हार्मनी। जो हार्मनी है या जो अनुरूपता है इसका अर्थ क्या है, एकता का भाव उत्पन्न करना। यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एकता का भाव उत्पन्न करना कौन से सिद्धांत का तात्पर्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुरूपता, यानी कि हार्मनी। हम रेखाओं का, आकार का, रंगों का इस्तेमाल करके गृह सज्जा में हार्मनी क्रिएट करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अनुरूपता या हार्मनी कला के सिद्धांत।
इसके अंदर जो अनुरूपता के तत्व है उसमें हम रेखा और रूप में अनुरूपता करते हैं, हम आकार में अनुरूपता के द्वारा जो है गृह सज्जा करते हैं, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता और विचारों में अनुरूपता के द्वारा हम क्या करते हैं, गृह सज्जा जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट और फिफ्थ जो हमारा सिद्धांत है दबाव, दबाव या इम्फेसिस। इम्फेसिस जो हमारा लास्ट और फिफ्थ सिद्धांत है, कौन सा, दबाव या इम्फेसिस। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एम्फेसिस क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को हमें दिखाना। जैसे मान लो हमने एक दीवार पर सज्जा करी है और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर फ्रेम है वो ज्यादा दिखे, यानी कि जो भी देखने वाला है उसका ध्यान डायरेक्ट उसी पर जाए। तो आप उसको क्या करोगे, एक तो आप उसका बैकग्राउंड लाइट रखोगे, दूसरा जो वो फ्रेम है उस फ्रेम को इस तरह से उसके आसपास की जो डेकोरेशन है वो इस तरह की होगी कि आपको वो डेकोरेशन पर ध्यान जाएगा ही नहीं, आपका डायरेक्ट उसी फ्रेम पर ध्यान जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो कि आप जो छोटे छोटे फोटो फ्रेम्स है या जो छोटे छोटे जो भी आकृति है या पिक्चर्स है उनको आप क्या कर सकते हो, एक साथ समूह में लगा सकते हो। इससे भी क्या होता है, दबाव या बल जो है वो क्रिएट होता है। अब जो दबाव और बल है उसको हम उसके अंदर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक तो दबाव किस वस्तु पर डालना है, यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी वस्तु को ज्यादा दिखाना है। जिस वस्तु को हमें ज्यादा दिखाना है उसकी सजावट इस तरह से होनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट वही वस्तु दिखे, उसके आसपास की वस्तुएं जो है वो हमें नहीं दिखी। नेक्स्ट है दबाव किस तरह और कैसे डाला जाए, यानी कि दबाव किस तरह डाला जाए। किस तरह का मतलब क्या है कि हम उसकी सजावट किस तरह से करें कि हमें वही चीज जो है वो दिखाई दे। नेक्स्ट है कि दबाव कितना डाला जाए और दबाव कहाँ पर डाला जाए, यानी कि कौन सी जगह पर दबाव डाला जाए, यानी कि कौन सी चीज को हमें ज्यादा बढ़ाकर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमें हमारे कोई बेड है, हमें उस बेड को, जैसे रूम है, रूम के अंदर हमने डेकोरेशन किया और हमने फर्नीचर वहां पर अरेंज किया, हमें उस बेड को ही पर्टिकुलर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उस बेड को सेंटर में रखेंगे, प्लस जो भी बाकी जो सामान रखेंगे वो हम इस तरह से रखेंगे कि हमारा ध्यान उस सामान पर ना जाकर के उस बेड पर ही जाए। तो ये था आपके दबाव यानी कि एम्फेसिस क्रिएट करना। किस तरह से एम्फेसिस क्रिएट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है कि दबाव जो है वो कितना डालना है, किस पर डालना है और कैसे डालना है। जो दबाव है वो हम पृष्ठभूमि को सादा रखकर डाल सकते हैं, यानी कि जो पृष्ठभूमि है उसको हम सादा रखेंगे। नेक्स्ट है वस्तुओं को समूहीकृत करके, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको हम एक समूह में लगा सकते हैं। इसके अलावा विपरीत रंगों का उपयोग करके, जब हम कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं तब भी वो चीज जो है हमारा डायरेक्ट ध्यान उसी चीज पर जाएगा। वस्तु के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर, जैसे हमने बात की थी कि एक रूम है उसके अंदर हमें जो बेड है उस पर हमें हमारा एम्फेसिस क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं है कि हमने वहीं पर बेड लगा दिया, वहीं पर सोफा भी लगा दिया, वहीं पर हमने अलमीरा भी रख दी, वहीं पर हमने और भी सामान रख दिया और वहां पर कोई स्पेस ही नहीं बचा, फिर तो वो कमरा पूरा भरा भरा दिखेगा। हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा खाली स्पेस भी छोड़ना है ताकि वो चीज हमें, जो चीज हम दिखाना चाह रहे हैं वो चीज दिखाई दे। नेक्स्ट है विरोधी रेखाओं, रूप और आकार के द्वारा, जब हम विरोधी रेखाओं का, रूप का, आकार का इस्तेमाल करते हैं तब भी एम्फेसिस क्रिएट होता है। और सजावट का उपयोग करके हम जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसकी हम सजावट कर सकते हैं, उससे भी जो एम्फेसिस है वो क्रिएट होता है। तो ये थे हमारे कला के सिद्धांत। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।